जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दैनिक समसामयिकी के श्रृंखला में आज हम टॉप 10 करंट अफेयर को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला न्यूज़ है जो कैमरून के फिलेमोन यांग को 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इसमें केवल आपको देखना इतना है कि ये कहाँ के हैं, तो एक कैमरून के हैं, ठीक है। नाम क्या है, तो फिलेमोन यांग और 79th संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा के, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये क्या चुने गए हैं, यूएनएससी के ये अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे डेनिस फ्रांसिस इससे पहले थे, और अब चुने गए हैं कैमरून के पहले जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, फिलेमोन यांग, इनका नाम याद रखिए, 2-4 बार बोल लीजिए, फिलेमोन यांग कैमरून देश के हैं, 79th यूएनजीए के ये क्या चुने गए हैं, अध्यक्ष, ठीक है। इनसे पहले पूछ सकता है, तो इनसे पहले कौन से, डेनिस फ्रांसिस, ये कहाँ के थे, तो ये त्रिनिदाद टोबैगो के थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, जो यूएनजीए होता है इसके 79 सत्र के ये चुने गए हैं। इसका विषय क्या है, इसका विषय है विविधता में एकता, शांति, सतत विकास और हर जगह सभी के लिए मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए, ठीक है। ये इसका विषय है यूएनजीए 79 सत्र का, ओके। इसको लगभग पूछता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए एक बार, बाकी केवल इनका नाम याद रखिए, फिलेमोन यांग, ओके। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और हमास संघर्ष को वार्षिक शर्म की सूची में शामिल किया। वार्षिक शर्म क्यों माना है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि अब इजराइल के द्वारा कई सारे जो रेसिडेंस एरिया हैं उस पर हमला किया गया है, तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो भी मारे जा रहे हैं हमास के। तो इसीलिए हमास एक संगठन है आतंकी, लेकिन जो देश है फिलीपींस में जो आम नागरिक है उनके ऊपर जब हमला होता है तो इसको राष्ट्रीय शर्म के रूप में यूएन ने घोषित किया है, ओके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में जो है कौन कौन चुने गए हैं, आप जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। तो 10 अस्थायी सदस्य ये 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, और 5 जो अस्थायी हैं तो ये तो अस्थायी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो ये हर 2 साल पर 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो इस बार कौन कौन चुने गए हैं, इसमें पाकिस्तान है, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस, ये हैं 5। और 5 कौन से हैं, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य। अब कोरिया गणराज्य में यहाँ पे नॉर्थ कोरिया नहीं आएगा, साउथ कोरिया ही है, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। तो ये 10 सदस्य चुने गए हैं। इनको आप 2-4 बार देख लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है कि कौन सा नहीं चुना गया है, तो उसमें 3 चुने गए रहे होंगे और एक ऑप्शन दे देगा जो उसमें नहीं। अब भारत इस बार नहीं चुना गया है, ठीक है। और ये कब से ज्वाइन करेंगे इसको, तो 1 जनवरी 2025 से चालू होगा, ठीक है। और 5 जो अस्थायी हैं उनको आप जानते ही होंगे। भारत इसमें 8 बार चुना गया है, ठीक है, और लास्ट में 21-22 में चुना गया था भारत। और इसका जो है यूएन का जो स्थापना हुआ था कब, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 193 इसके सदस्य हैं, इसको याद रखिएगा, 193 सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ओके। अगला न्यूज़ देखते हैं। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये आप जान गए होंगे, आपने देखा होगा, इंडिया का जो है अभी इलेक्शन हुआ है। टीडीपी के यहाँ जो है राम मोहन नायडू, ये थोड़ा सा याद करने वाला है, राम मोहन नायडू, ये मोदी कैबिनेट जो है 3.0 के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने हैं, ठीक है। 36 वर्षीय हैं। अब बहुत लोग इससे कंफ्यूज कर जाएंगे, जो बिहार के एक नेता हैं एलजेपी के, उनका नाम है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान जो हैं वो कैबिनेट में नहीं शामिल हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे युवा यही हैं, कौन, राम मोहन नायडू, ओके, टीडीपी के हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति, यहाँ पे कई लोगों को आमंत्रित किया गया था शपथ समारोह में, तो कौन को किनको, श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे विक्रम सिंघे साहब, मालदीव के जो है राष्ट्रपति मुइजू, सेशेल्स के अहमद अफीफ, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे प्रविंद जगन्नाथ, और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड आए थे, ओके। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे इस समारोह में शामिल हुए थे। तो कौन कौन से देश हो गए, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नीचे अपने कौन से सेशेल्स हो जाएंगे,
और मुइज़ू मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये सब आए थे। आप एक बार देख लीजिएगा। नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान नहीं आया था, अफ़गानिस्तान, ये चीन, इनको छोड़ के जितने भी पड़ोसी देश हैं सबको बुलाया गया था, ठीक है। चलिए, इसमें आप एक बार क्या है कि न्यूज़ में जो आ गए हैं पोर्टफोलियो नेताओं की, किनको कौन कौन सा जो है इसमें दिया गया है, कौन सा मंत्रालय हम बता दे रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह को पिछला ही रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को पिछला ही मंत्रालय मिला है गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी को रोड मंत्रालय, जो रोड और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के थे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिला है, तो ये याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को मिल गया। निर्मला सीतारमण को भी फाइनेंस पिछला वाला ही मिला है। एस जयशंकर को भी पिछला ही मिला है, तो ये सब याद रखिए। ये देखिए, जीतन राम मांझी को मिला है एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। जो चेंज हुए हैं इनको याद रखिएगा, बाकी सबको जो पुराने हैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता होगा। एसकेएम नेता प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री पद संभाला है। उनका क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं 10 तारीख को, ओके, 10 जून को। चंद्रबाबू नायडू जो है 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तीसरी बार ये सीएम बनेंगे, ठीक है, तीसरी बार ये आंध्र प्रदेश के सीएम बनेंगे। 175 टोटल सीट है आंध्र प्रदेश स्टेट में विधायकों की, ठीक है। विधानसभा में 175 सीट है, जिसपे से जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें जो है चंद्रबाबू नायडू की हो गई टीडीपी, और एनडीए, और एक एक्टर हैं पवन कल्याण, उनकी पार्टी हो गई, और भाजपा बीजेपी, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर कितने जीता है एनडीए ने? 144 सीट, ठीक। 175 में से 144 सीट इन्हीं लोगों ने जीत ली है, और 144 में से 135 सीट अकेले जीती है किसने? टीडीपी ने, ठीक है। 8 सीट किसने जीती है? बीजेपी ने, ओके। 21 सीट जनसेना पार्टी ने जीती है। 11 सीटें किसने जीती है? तो ये जीती है राज्य की सत्ताधारी वाईएसआर राष्ट्रीय जो पार्टी है, मतलब अभी तक जो थी पुरानी गवर्नमेंट, उसने जीती है 11 सीट। चलिए, बीजेपी ने केवल 8 सीट जीती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री पे हमला हुआ था, तो इनका नाम पूछ सकता है। इनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन, तो पूछ सकता है कि कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपके कहाँ के हैं? डेनमार्क के। यूपीआई भुगतान प्रणाली बनाने के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पेरू बना पहला दक्षिणी अमेरिकी देश। कौन है? पेरू ने क्या किया है कि एनपीसीआई से समझौता किया है अपने वहाँ पे यूपीआई भुगतान के लिए। आप जैसे जानते हैं अपने यहाँ पे यूपीआई भुगतान होता है ना, जैसे रुपे हो गया और भीम पे हो गया, तो ये सब अपने यहाँ पे चलते हैं। फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो ऐसे ही इस सुविधा को एनपीसीआई से संपर्क किया है किसने? पेरू ने, कि हमारे यहाँ पे इसको चलाना है, ओके। तो एनपीसीआई उसमें मदद करेगी पेरू की। चलिए, तो देश का नाम ही केवल याद रखिए। और इससे पहले एक और देश ने, अच्छा, इसका एक बैंक है, उसके द्वारा यूपी जो है एनपीसीआई बातचीत कर रहा है इसके बारे में। बैंक का नाम है बीसीआरपी, याद रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, ओके। सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू से बातचीत हुई है। और ऐसे ही नामीबिया के भी एक बैंक ने, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है नामीबिया का, तो वो भी बातचीत कर चुका है, किससे समझौता किया है? एनपीसीआई से, वहाँ पे अपने वहाँ पे यूपीआई लागू करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से? एक हो गया नामीबिया और एक हो गया पेरू, तो ये दोनों देशों को याद रखिएगा। अभी तक यूपीआई कहाँ कहाँ पे चल रहा है पूरे विश्व में? फ्रांस पे चल गया है, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल और मॉरिशस। अब इन दोनों देशों से भी बात हो रही है जिनको हम आपसे अभी बताए, ओके। आप देख लीजिए, यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म बहुत पूछता है आरओ की परीक्षा में, तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ओके। भारत और फ्रांस जलवायु डेटा के लिए तृष्णा मिशन कर रहे हैं सहयोग, ठीक है। तृष्णा मिशन में भारत और फ्रांस जो है जलवायु डेटा के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, और तृष्णा मिशन पे दोनों काम कर रहे हैं। कौन कौन से? भारत और फ्रांस, ठीक है। किसके लिए? जलवायु संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको देखने के लिए जलवायु डेटा उपलब्ध कराते हैं इससे, तृष्णा मिशन से, और उसका इमेजिंग ये लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक इन्होंने क्या किया है? सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है तृष्णा, ठीक है। उसका जो 25 में लॉन्च करेंगे, तृष्णा अंतरिक्ष में आधारित जो है
थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करेगा। ठीक है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करके इसको बताएगा और उसकी जलवायु को जो है जांच करेगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ आ रहा है, और उससे हम लोग, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उससे शोध करेंगे। ये 770 किलोग्राम का वजन है। इस जो मिसाइल, जो मतलब मिसाइल नहीं, सैटेलाइट जो छोड़ी जाएगी उसका वजन है 770 किलोग्राम। कभी कभी पूछ लेता है तो एक बार आप ऐसे देख लीजिए, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूजा तोमर, नाम याद रखिएगा मैडम का, पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली बनी पहली भारतीय फाइटर। किसमें, देखिए नाम है पूजा तोमर, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली बनी पहली भारतीय फाइटर। इनका नाम इसलिए जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला तो ही हैं। दूसरी बात ये है कि ये अपनी यूपी से हैं, तो ये जो है अपने यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ परीक्षा में पूछ सकता है। नाम है पूजा तोमर। ठीक है, इन्होंने जो है बाउट जीतने वाली, ये देश की यूएफसी में बाउट जीतने वाली, आप जानते हैं यूएफसी क्या होती है, एक फाइट, एक मुक्केबाजी का एक रहता है, चैंपियनशिप होती है, उसका नाम है यूएफसी। और जैसे अपने यहाँ डब्ल्यू होता नहीं था अभी तक फाइटिंग का गेम, वैसे ही यूएफसी है। तो अब ज़्यादा ये समय यही पॉपुलर है, तो इसमें जो है इन्होंने जीता है पूजा तोमर ने। ओके, इनको हरा किसको है, ब्राज़ील की रियान डॉस सैंटोस को। ब्राज़ील की एक महिला है रियान डॉस सैंटोस, उन्हीं को हराया है और अपना नाम दर्ज किया है। एक और देख लीजिए कि डेब्यूटेंट तोमर, जो पूजा तोमर हैं उनको ही कहा जाता है जो डेब्यूटेंट तोमर हैं, इन्होंने अपना डेब्यू किया है। तो डेब्यूटेंट तोमर का बाउट, उनके पक्ष में जो स्कोर दिया हुआ है ये है, तो उनको नाम क्या दिया गया है, तोमर को साइक्लोन। पूजा तोमर को क्या नाम दिया गया है, वैसे ही उपनाम क्या दिया गया है, साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुधाना गांव। तो गांव याद रखना जो जरूरी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं ये, तो इसको याद रखिएगा। फिलीपींस के माउंट कनलाओन, कहाँ पे, माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में हुआ है विस्फोट। तो एक विस्फोट हुआ है कहाँ पे, फिलीपींस में। क्या नाम है उसका पर्वत श्रेणी का, माउंट कनलाओन। ठीक है, माउंट कनलाओन नेचुरल पार्क, क्या है, नेचुरल पार्क भी है, वहाँ पे क्या हुआ है, एक विस्फोट हुआ है, तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पे जो है जो देखिए, यह फिलीपींस के निग्रोस द्वीप के उत्तर मध्य भारत में स्थित भाग में स्थित स्ट्रेटो वोल्कानो है। वोल्केनो क्या, जो कहाँ पे है स्थित, ये उत्तर मध्य भाग में स्थित है, किसके, निग्रोस द्वीप। तो आप इसको क्या करिएगा, जैसे कनलाओन, निग्रोस द्वीप, तो ऐसा याद रखिए कि ये किस देश से रिलेटेड है। निग्रोस द्वीप पूछ लेगा कि किससे रिलेटेड है, तो अलग अलग देशों के नाम दे देगा। तो निग्रोस द्वीप किससे है, फिलीपींस से। कनलाओन ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, फिलीपींस देश से। ओके, चलिए अगला देखते हैं न्यूज। बेलेन सुबैया, ठीक है, बेलेन सुबैया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो अवार्ड होता है 2024 का, इससे जो है सम्मानित किए गए हैं, और ये भारत के चौथे भारतीय बने हैं। ये क्या बने हैं, चौथे भारतीय बने हैं जिनको एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये चौथे भारतीय हैं, इनसे पहले 3 भारतीयों को और सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम क्या है, बेलेन सुबैया। ये कहाँ पे सम्मानित किए गए हैं, ये मोनाको के सैले डेस एटोइल्स में आयोजित एक समारोह हुआ है, वहीं पे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, इनसे पहले जो 3 लोग हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं, तो इनसे पहले जो सम्मानित किए गए हैं, नारायण मूर्ति, आप जानते होंगे इन्फोसिस के ये चेयरमैन हैं। कोटक फाइनेंस के उदय कोटक, नारायण मूर्ति, उदय कोटक, और जो किरण मजूमदार हैं, किरण मजूमदार शाह, ये 3 लोग पहले से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये तो महिला हैं और बाकी 2 क्या है, पुरुष हैं। और ये जो चौथे नंबर पे अभी सम्मानित किए गए हैं, इनका नाम है बेलेन सुबैया। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये। चलिए अगला न्यूज़ देखेंगे। मैग्नस कार्लसन और जू वेनजुन ने जीता नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब।
देखिए ये जो है नॉर्वे शतरंज है। नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन और जू वेंजुन ने। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने 1 साल के ब्रेक के बाद क्या है, 6वां नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है। ठीक है, और महिला में किसने जीता है? वेंजुन ने। इसकी उद्घाटन और प्रतियोगिता का 12वां संस्करण 27 मई से 7 जून तक ये हुआ था, नॉर्वे शतरंज। ठीक है, देखिए जो अपने यहाँ के प्रज्ञानंद ने टूर्नामेंट के विश्व के नंबर 1 कार्लसन, जो अभी नॉर्वे वाला जीते हैं कार्लसन, और विश्व के नंबर 2 करुआना दोनों को हरा रखा है। किसने? अपने प्रज्ञानंद ने। आपने प्रज्ञानंदन का नाम सुना होगा, अपने साउथ इंडिया का है और बहुत कम ही एज के हैं। इन्होंने दोनों चैंपियनशिप को, जो फर्स्ट और सेकंड वो हैं चैंपियंस हैं, इनको हरा रखा है। ठीक है, देखिए जो प्रमुख विजेता हैं मैग्नस कार्लसन है, हिकारू नाकामुरा हैं, ये कहाँ की हैं? यूएसए की, और अलीरेजा फिरोजा फ्रांस। और जो महिला में है वो कौन है? जू वेंजुन ये। ठीक है, तो इन दोनों का केवल नाम रखिए, पहला और दूसरा, पहला महिला, पहली जो पुरुष हैं, इन दोनों का केवल। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस 2024। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, केवल ये याद रखिए, डेट याद रखिए और कुछ नहीं। इसका उद्देश्य जो है महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधन के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। ठीक है, इसकी थीम थी नई गहराई को जागृत करना। नई गहराई को जागृत करना। 1992 जब रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तब इसको प्रस्तावित किया गया था कि विश्व महासागर दिवस मनाया जाए। और इसको मान्यता कब मिली? तो इसको मान्यता मिली 5 दिसंबर 2008 को। तो 5 दिसंबर 2008 को इसको मान्यता मिली कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो 2008 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। 8 जून को और भी कुछ मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार ब्रेन ट्यूमर दिवस का क्या विषय था? मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। ओके, 10वां न्यूज है इनाडू ग्रुप। जो इनाडू ग्रुप एक अखबार है, अखबार निकालता है। तो इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट की थी। इनाडू ग्रुप के रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे रामोजी राव, और 8 जून को इनका जो है निधन हो गया 88 साल की उम्र में। इनाडू जो है अखबार है, इनके और सारी, इस ग्रुप में बहुत सारी जो इनके बिजनेस है, बहुत ज़्यादा फायदा था। क्या है? फिल्म सिटी थी इनकी रामोजी। इनाडू अखबार, टीवी चैनलों में भी इनके बहुत सारे चैनल हैं, जैसे ईटीवी नेटवर्क, और फिल्म निर्माण में इनका उषा किरण मूवीज़ जो है ये इन्हीं की है। ठीक है, डॉल्फिन ग्रुप, आपने होटल का नाम सुना होगा, तो डॉल्फिन ग्रुप होटल जो है इन्हीं के हैं। कलंजलि शॉपिंग मॉल जो है वो भी इन्हीं का है। तो और प्रिया आचार, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब इन्हीं के हैं। तो इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए हमारे चैनल पे, अपना जो हम रोज़ करंट अफेयर डाल दिया करेंगे। धन्यवाद।